मेंटल हेल्थ उस इंसान की अच्छी है तो वो डिस्टॉर्टेड बॉडी उसकी हो ही नहीं सकती। एज ग्रुप का कोई रिलेशन है कि इस एज ग्रुप में ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, या फिर इस एज ग्रुप में सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा इंडिया में? बिल्कुल सही। कि जो STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो इसी एज ग्रुप में ज़्यादा ऑब्जर्व की गई है। स्लीप हाइजीन, लोगों ने सुना नहीं होगा स्लीप हाइजीन। पहली बार सुना है। सो हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग अ मेडिकल पॉडकास्ट सीरीज और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले होंगे आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। कुछ ऐसे भी इश्यूज़ हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उनसे फाइट कर रही होगी। मैं हूँ राम तांबी, MBBS स्टूडेंट, और मेरे साथ है डॉक्टर आकाश सिरोही बॉस। वो MD मेडिसिन है, करंटली इज प्रैक्टिसिंग एट कोटा। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू डॉक्टर राम, थैंक यू। सर, आजकल जो हम चीज़ें फेस कर रहे हैं या देख रहे हैं, जो मैंने सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक बर्निंग इशू देखा है अभी, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों के बारे में हर कोई इंसान बात कर रहा है, और लेकिन क्लैरिटी किसी को नहीं है कि एक्चुअली ये चीज़ें है क्या। बैक ऑफ माइंड सबको पता है कि मेंटल हेल्थ कुछ होता है, हमें मेंटल हेल्थ के लिए काम करना है, लेकिन सर आप प्लीज़ बताइए कि व्हाट एक्चुअली इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ किसी इंसान की मैक्सिमम एबिलिटी में उसका काम करना होना, ये एक अच्छी मेंटल हेल्थ का गुण है। एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए हम लें, बल्ब से सीखते हैं। एक बल्ब लेते हैं और बल्ब की वायर है और उससे एक पावर सप्लाई ऐड है। जितनी पावर उसके पास होगी, अच्छी वायर है तो अच्छे में वो जलेगा, फुल ब्लोन हो जाएगा और लाइट पूरी रहेगी। अगर वहीं पे उसमें पावर सप्लाई कम है या फिर उसकी वायर कहीं से कटी हुई है, तो या फिर बल्ब के टंगस्टन का जो मटेरियल है उसमें कुछ इशू है, तो उसकी लाइट डिम हो जाएगी, उससे प्रॉपर हम देख नहीं पाएंगे। हाँ, बिल्कुल बल्ब से देख सकते हैं। अगर इशू है कहीं पे तो लाइट का डिम हो जाना ये अच्छी मेंटल हेल्थ नहीं है, और लाइट का, बल्ब का फुल ब्लोन होना, अच्छे से जलना, ये प्रॉपर एक मेंटल हेल्थ है। एक अच्छा एग्जांपल है, इससे आप देख सकते हो। तो मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन और बहुत सुप्रीम कैपेसिटी ऑफ ए ह्यूमन विल मेक एनीवन ए साइंटिस्ट, और गॉड लेवल तक पहुंचा सकती है अगर मैक्सिमम कैपेबिलिटी अपनी पहचानते हैं तो सर हमने दो हेल्थ के बारे में सुना है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। क्या फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है? क्या मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ को इम्पेक्ट करती है? दोनों अलग चीज़ है। देखा जाए तो वैसे दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती है। इसमें टू वे है। एक तो बाय बॉडी हम अच्छी मेंटल हेल्थ को गेन कर सकते हैं, जैसे कि बाय गुड फिजिकल हेल्थ से भी हम एक अच्छी मेंटल हेल्थ गेन, बाय गुड मेंटल हेल्थ से हम एक अच्छी बॉडी को भी गेन कर सकते हैं। ये टू वे है रास्ता अपना। सर, कुछ एग्जांपल मैंने नोटिस किए हैं कि एक इंसान है, जिमिंग कर रहा है या फिर एक्सरसाइज कर रहा है, राइट, उसकी फिजिकल हेल्थ या फिर हमने जो फिजिकली दिख रहा है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या वो इंसान मेंटली सप्रेस्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जैसे एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसके नीचे बहुत स्पेक्ट्रम है, ये बहुत बड़ा। मेंटल हेल्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, और उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं। अच्छा। तो वो हो सकता है कि वो इंसान जिम कर रहा है लेकिन उसके लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, वो सो अच्छे से नहीं रहा है, तो उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। हो सकता है कि उसका कोई एग्ज़ाम हो तो वो बात उसके अंदर रह गई हो, या कोई प्रीवियस कोई ट्रॉमा उसके साथ हो रखा है, वो उसके अंदर ही अंदर सब कॉन्शियस माइंड में रह गया है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो मे भी उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे एक डिमार्केशन आ जाता है मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई मेंटली काफ़ी स्ट्रांग है लेकिन उसकी बॉडी में कई इम्पैक्ट देख सकता हूँ, लीन बॉडी हो सकती है या फिर ओबेस बॉडी हो सकती है, फिर क्या उसे मैं कम्प्लीटली हेल्दी पर्सन बोल सकता हूँ? या फिर द सेंस ऑफ कंप्लीट मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ वेलबींग इज़ अ कंप्लीट गुड हेल्थ? ओके, इसमें मैं बताता हूँ। अगर मेंटल हेल्थ उस इंसान की अच्छी है तो वो डिस्टॉर्टेड बॉडी उसकी हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये नो एवरीथिंग कि मैं अगर इतना खाऊंगा, इतना बर्न करूंगा, तो
मेंटल अगर अच्छे से काम कर रहा है, माइंड सेट है, तो वो फिजिकली फिट भी होगा। यानी कि मोर सुप्रीम अगर अपन देखें तो मेंटल फिटनेस इज ओवर अबोव देन द फिजिकल फिटनेस। अगर मेंटल फिटनेस अगर आपकी है तो आपकी फिजिकल फिटनेस तो होनी ही है 110%। तो बेसिकली मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं मेंटली ज़्यादा फिट रहूँ, एग्जैक्टली। फिर मेंटली मैं अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रख सकता यस। हूँ। राइट। सपोज कि अगर एक इंसान मेंटली फिट है हाँ। तो उसको पता है कि मुझे क्या खाना है और क्या करना है, मुझे बॉडी को मूव भी करना है, उसे ये सेंस है, हाँ। तभी उसकी जो कैलोरीज है एक्स्ट्रा वो बर्न हो जाएगी। या जितना खाया उतना वापस से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे मेंटल फिटनेस अफेक्ट करेगी फिजिकल फिटनेस को। एज ग्रुप का कोई रिलेशन है कि इस एज ग्रुप में ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, या फिर इस एज ग्रुप में जैसे जनरली बच्चों में ज़्यादा है, एडल्ट में ज़्यादा है, या एल्डरली में ज़्यादा है? कुछ एज ग्रुप इज समथिंग अबाउट टू डू विद मेंटल हेल्थ? बिल्कुल। एज ग्रुप में देखें तो एडोलेसेंस जो हैं सबसे पहले वो एडोलेसेंस क्या ये जैसे अपन जाए कि बेसिकली अपन देखें तो जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद जब बच्चे क्या है थोड़ा सा बाहर जाने लगते हैं, हाँ, उस समय क्या होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, देयर इज़ नो गाइडेंस कि कहाँ जाना है। इंटरनेट पे भी इतना कंटेंट है, फुल वास्ट कंटेंट है, उन्हें नहीं पता कि हमें क्या देखना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो वो वहाँ पे एक फ़िल्टर नहीं है कोई भी, वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि मेरी बॉडी के साथ क्या हैपन हो रहा है, मेरी आवाज़ कैसे भारी हो रही है, या फिर मुझे सेक्सुअल अर्ज आ रही है, तो उनको पता नहीं चलता ये सब चीज़ें कि कैसे इसको कंट्रोल करें। तो वो फिर दूसरा रास्ता फाइंड करने लग जाते हैं, उस समय उनको इशू आते हैं। वो रास्ता किस चीज़ के लिए? जैसे कि उसकी प्लेजर के लिए, या फिर वो बुरी संगति में पड़ गए, नशे की तरफ चले गए। बहुत ईजी है। एक दूसरी बात, उनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत क्यूरियस होते हैं नई चीज़ को देखने के लिए। क्यूरियोसिटी, सिगरेट पी के देखनी है उनको नशा करके देखना है कोई भी। तो ये उनमें सबसे बड़ी चीज़ है जो उस तरफ लेके जाती है उनको, और फिर धीरे धीरे उनको खुद को इंसाइट नहीं होती उनमें, तो वो धीरे धीरे कब उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है, फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। राइट। फिल्टर्स जो आपने बताया, तो वो फिल्टर कौन ऐड कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में उनके लिए? जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेसिफिक एज के ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मैं बताऊं आपको, पेरेंट्स एंड टीचर्स का कितना रोल है एज अ फिल्टर? बहुत रोल है। अच्छा कम्युनिकेशन, पेरेंट्स का एक अच्छा कम्युनिकेशन अगर बच्चों के साथ है, फ्रेंडली बिहेवियर है, बच्चों को ये ना लगे कि ये हमें डांटेंगे, डर ना हो, फियर ना हो बीच में, एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, तो वो शायद अपनी बातें शेयर कर सकते हैं फ्रेंडली होके। और दूसरा, पेरेंट्स और टीचर्स हो गए, वो भी आपको गाइड कर रहे हैं कि क्या आपके लिए राइट है क्या नहीं है, एक ये भी है। प्लस कुछ इंटरनेट पे भी कुछ ऐसे फिल्टर्स होने चाहिए कि दिस इज़ कंटेंट फॉर 18+, दिस इज़ कंटेंट फॉर दिस किड्स और नॉट। तो ये भी प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। वो कह रहा है कि कंटेंट तो है बट प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो पा रहा है। 18+ का कंटेंट 12+ देख रहे हैं, हो रहा है सर, ठीक है, हो रहा है, इसमें कोई वो फिल्टर नहीं है प्रॉपर स्ट्रिक्टली। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा, कंपनी का तो है ही। कंपनी अगर 12-13 साल का बच्चा जो होता है बाहर जाता है, कंपनी ढूंढता है, अपने जैसे लोगों को ढूंढता है, अपनी बातें माँ से कम शेयर कर पाता है, तो उसको लगता है कि सिर्फ मेरे साथ के दोस्त है वही समझ पाएंगे, तो फिर वो साथ के दोस्तों के साथ रहने लग जाता है। और वहीं से फिर शुरुआत होती है एक बैड कंपनी की, क्यूरियोसिटी, सब उनको नशे करने की, ये सब चालू हो जाता है। सर मेरे एक फैक्ट को ब्रेक कीजिए, वो मिथ है या सही है, आई डोंट नो, आपसे पूछना चाहूँगा कि जो STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वो इसी एज ग्रुप में ज़्यादा ऑब्जर्व की गई है? यस, यंग एज। Maybe it is a part of curiosity? इट्स अ पार्ट ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। Lack of awareness. यस, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। इट्स अ मेनली पार्ट ऑफ अवेयरनेस कि लैकिंग है अभी उनमें, ये पता नहीं है कि किन चीज़ों से STD हो सकता है, किन से नहीं होता है। मल्टीपल पार्टनर्स अगर वो रखते हैं तो उनसे STD हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस उनको नहीं है, इस वजह से ये ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है अवेयरनेस के लिए? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स। सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा इंडिया में?
बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा। ये सेक्स एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि कोई भी बात करना नहीं चाह रहा, और कहीं ना कहीं आपको मेंटली हिल भी कर रहा है। बिल्कुल बहुत मेंटली नहीं करता है, हाँ इस पर कोई बात भी नहीं करना चाहता। पता नहीं क्यों इतना टैबू है, इतना ज़्यादा कि भाग रहे हैं सब लोग, पेरेंट्स भी दूर भाग जाते हैं। घर में चलता हुआ अगर कुछ टीवी में कुछ सीन आ गया तो तुरंत इधर उधर होने लग जाता है। आपने देखा ही होगा। ये फील किया है सर मैंने, मेरी क्लास में फील किया जब शायद हाँ 9th या 10th क्लास में जब हमारे पहली बार रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आया। टीचर पहले, बच्चों को नहीं पता कि क्या चैप्टर है, टीचर पहले बोल रहे हैं कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। तो फिर भी वो काफ़ी छोटा एज ग्रुप था। फिर उसके बाद हम जब 11th या 12th में गया तो टीचर उसके बारे में स्किप कर रहा है, जब वो टर्म्स आ रही हैं या वर्ड्स आ रहे हैं सेक्स से रिलेटेड तो स्किप कर रहे हैं, या फिर पहले बोल रहे हैं कोई हंसेगा नहीं, सीरियस माहौल। तो जब उस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि इसमें ऐसा है क्या कि हंसना नहीं है, फिर बच्चा उसकी क्यूरियोसिटी के लिए जाता है। तो टीचर्स को भी खुल के बात करनी चाहिए, पहला पॉइंट। और शायद पेरेंट्स का भी काफ़ी ज़्यादा रोल हो जाता है इसके बारे में बात करने के लिए। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी जो कि पीनियल ग्लैंड हमारी होती है, उसके बाद जब प्यूबर्टी आती है तब ये एनर्जी आपके अंदर आने लगती है। और इस एनर्जी को क्या ट्रांसम्यूट भी कर सकते हैं ये किसी को नहीं पता है तक, बाय द क्रिएटिविटी। ट्रांसमिशन, ट्रांसम्यूट यानी दूसरी फॉर्म में कैन कन्वर्ट। यस, न्यूटन के रूल्स हैं कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर। बिल्कुल, इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नाइदर क्रिएटेड, कैन ओनली ट्रांसफॉर्म। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय थ्रू द क्रिएटिविटी, क्रिएटिव एक्ट्स लाइक डांसिंग, म्यूजिक, प्लेइंग एनी इंस्ट्रूमेंट, और बाय आर्ट, पेंटिंग, बाय पोइट्री और एनीथिंग व्हाटएवर, जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। सृजनात्मक कुछ करना है, क्रिएटिव कुछ करना है, तो ये एनर्जी आपकी एक राइट डायरेक्शन में लग जाएगी। यस। और हो सकता है कि कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा हो, हाँ तो उसको वो प्रॉपर अगर मिल जाए प्लेटफॉर्म, हाँ तो उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि एनर्जी एक ही है, वो बल्ब का जो गोला है एनर्जी का वो हमारे अंदर एक ही है, वो अलग अलग रूपों में मैनिफेस्ट होता है। ठीक है। वही एनर्जी पढ़ने में काम आती है, उसी से हम सोच सकते हैं, उसी से हम कुछ अच्छा म्यूज़िक बजा सकते हैं, हाँ। उसी एनर्जी से हम एक अच्छी पेंटिंग निकाल सकते हैं, उसी एनर्जी से मैं बोल रहा हूँ, हाँ। आप सुन रहे हैं, तो वो एनर्जी एक ही है और वही अलग अलग रूप में ट्रांसफॉर्म होती है। हाँ, जैसे कि हमने नोटिस किया जो स्टूडेंट्स को करिकुलरली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। बिल्कुल, वो यही कारण है कि उनकी एनर्जी पॉजिटिव वे में लग रही है, बिल्कुल, और फिर उनसे उन्हें एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस मिल पा रहा है, बिल्कुल, वो एकेडमिकली भी अच्छा कर पा रहे हैं। बिल्कुल अच्छा कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम गिटार बजाते हैं, हाँ। तो गिटार में हमारे ब्रेन के लगभग एरिया एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अपने ब्रेन को इम्प्रूव करना चाहते हो, रीडिज़ाइन करना चाहते हो, तो आप एक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर बजा सकते हो। प्लस दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपकी जो नशे की तरफ जाने की प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो जाती है, और क्रिएटिविटी की तरफ, नशे में डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल रहा है जो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ डिस्ट्रक्ट करा रहा है आपकी हेल्थ को, आपके ऑर्गन्स को। दूसरी तरफ क्रिएशन है, आप कुछ ऐसा म्यूज़िक निकालते हो कि सामने वाले को अच्छा फील हो जाए, उससे आपको भी अच्छा फील हो जाए। तो ये दोनों अपोजिट वर्क हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है। एक जो ट्रेंड देखा गया है पिछले कुछ सालों में कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से, बिल्कुल, कि बच्चा स्कूल जाके आ रहा है, 8 से 2 की शिफ्ट में स्कूल हो रही है, सिर्फ 2 घंटे का गैप मिलता है, फिर 4 से 7 वो ट्यूशन क्लासेस में जा रहा है। इस भाग दौड़ के बीच क्या वो खुद का एक जो कीमती टाइम है वो मिस कर रहा है, और वो मेरे हिसाब से एक इशू बन सकता है उनके मेंटल हेल्थ के लिए। आप सर इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इशू है या फिर ये नहीं है? सबसे पहली बात तो कम्पिटिटिवनेस, यही बहुत बड़ा इशू है। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, अगर 50 बच्चे एक दौड़ में क्लास में बैठे हैं, हाँ। तो उसमें अगर कोई बच्चे 3 जो बच्चे होते हैं आगे के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके अलावा जो लास्ट के बच्चे होते हैं उनके बारे में हम नहीं सोचते हैं। हाँ। उनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं फील हो रहा होता है कि मैंने क्या गलती कर दी ऐसी। उनकी मेंटल हेल्थ वहीं पे ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, और वो ये फॉल्स बिलीफ बना लेते हैं कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। ये फॉल्स बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और उन ओवर द टाइम, ओवर द एजिंग, ये वही रहते हैं और बड़े होते जाते हैं और ज़्यादा। इनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो मेरे हिसाब से वो फॉल्स बिलीफ है जिनको अगर हम हटा दें तो एवरीबडी विल बी इन देयर फुल पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल। तो इस चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए
पेरेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए आपके कुछ सजेशंस ऐसे थे कि स्कूल्स में हम ग्रेडिंग सिस्टम कर सकते हैं, प्लस हम बच्चों को ये कर सकते हैं कि जो बच्चा जिस एबिलिटी में जाना चाहता है उसको उसी डायरेक्शन में भेज सकते हैं। जैसे सपोज़ कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो कोई बच्चा प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, कोई म्यूज़िक बजाने में अच्छा है, कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा है तो कोई चेस खेलने में अच्छा है। वो एबिलिटी राइट टाइम पे अगर हम पहचान लें और फिर उसे उसी डायरेक्शन में चैनलाइज करें तो उसके पॉजिटिव बिलीफ बनना स्टार्ट होंगे सबकॉन्शियस माइंड में, और वो ग्रो करेगा और फुल पोटेंशियल में एक्ट करेगा। ये है। और फिर दूसरा जो पॉइंट है, हमारी नीड। और हमारी नीड कुछ इतनी बढ़ गई है कि हमें हर चीज़ लग्जरी में चाहिए। वो भी एक कारण है मेंटल इलनेस का। ओवर हमें चाहिए लग्जरियस डिमांड्स। यस, कि सपोज़ यहाँ से जाने के लिए मुझे सिंपल गाड़ी भी ठीक है जा सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए BMW। तो उस BMW के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करूँ ये सब उसी के बारे में दिन रात सोचूंगा, और फिर कहीं ना कहीं मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी। सर, जो चीज़ मैं जनरली फील करता हूँ कि जिस रात में अच्छे से नहीं सोया, अगला दिन या उससे नेक्स्ट वाला दिन मेरा और डिस्टर्ब होने वाला है पूरा। एक स्लीप का पॉजिटिव मेंटल हेल्थ में कितना इम्पैक्ट है, वो थोड़ा डिस्कस करें। स्लीप के साथ हम चारों पिलर को डिफाइन कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के 4 पिलर्स होते हैं, जैसे किसी मंदिर के 4 पिलर्स होते हैं और बीच में एक भगवान की मूर्ति है, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ बीच की मूर्ति है और 4 पिलर्स हैं वो पहला पिलर है आपका फूड। अगर आप डे की शुरुआत सुबह से करते हो तो आपके लिए फर्स्ट पिलर बन जाता है फूड। सेकंड आपका वर्क, आप काम का कर रहे हो, अगर आपको वो काम कर रहे हो जो आपको प्यारा है, लव है, पैशन है, तो आप खुश हो। थर्ड थिंग आती है अपनी स्लीप, एंड फोर्थ इज़ द बेस्ट थिंग इज़ मेडिटेशन। ये चारों चीज़ें आपका पिलर बनाती है और आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक करती हैं, अफेक्ट करती हैं। क्या क्या 4 पिलर? स्लीप, मेडिटेशन, फूड एंड लास्ट वर्क व्हाट यू लव, following your passion, working something or right, doing something physical or mental, both. आइडियल स्लीप आवर्स कितने होने चाहिए? आइडियल स्लीप आवर जैसे देखें तो 6 to 8 आवर्स सफिशिएंट हैं। ठीक है। छोटा बच्चा जब होता है पैदा तो वो ज़्यादा सोता है। हाँ। जैसे जैसे एजिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्लीप कम होती जाती है। मुझे मेरी मम्मी बता रही थी कि मैं छोटा था तो 20-20 घंटे सोता था सिर्फ खाने पीने के लिए और ऐसे उठता था। ये नेचुरल है। ये मतलब क्यों बच्चे को ज़्यादा स्लीप रिक्वायरमेंट होती है इतनी? उस समय स्लीप क्यों रिक्वायरमेंट है, मुझे जो लगता है कि ग्रोथ सबसे ज़्यादा उस समय हो रही होती है ब्रेन की, ऑर्गन्स की। स्लीप इज़ नॉट ए पैसिव वर्क, पैसिव फिनोमिनन नहीं है, ये एक्टिव है। उस समय हमारी बॉडी को रिपेयर हो रहा होता है सब कुछ। और हम क्या सोच रहे हैं कि पैसिव फिनोमिनन, हम तो ऐसा मानते हैं कि हम रेस्ट में जा रहे हैं कम्प्लीटली। रेस्ट में जा रहे हैं, ये कुछ है ही नहीं, ये तो फालतू है। हाँ। ये निकल जाए फिर अगले दिन से हम अपना काम शुरू करते हैं। बट स्लीप इज़ एक्टिव, उसमें ही सब कुछ रिपेयरमेंट होता है, मरम्मत होती है पूरी बॉडी की। तो बच्चे को तो अभी तो बहुत सारे ऑर्गन डेवलप होने हैं, उसका ब्रेन डेवलप होना है, इसलिए उसको स्लीप मरम्मत, उसका जो टाइम है ब्रेन का सोने का, वो ज़्यादा हो जाता है। आइडियल स्लीप आवर्स आपने बताया 6 से 8 घंटे अपने लिए। तो ये ब्रेक्स में ले सकते हैं एक कंटिन्यूस स्लीप? ये इसका क्या रिलेशन है कि ब्रेक वाली स्लीप या फिर कंटिन्यूस स्लीप? कंटिन्यूस स्लीप ज़्यादा बेटर है। स्लीप जब आती है तो हमारे उसमें साइकिल्स चलते हैं, REM, यस, NREM और REM। अच्छे से बाहरी तौर पे कहें तो गहरी नींद और फिर ऊपरी नींद, गहरी नींद, ऐसे करके चलता रहता है। तो गहरी नींद जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उसमें उतनी अच्छी मरम्मत, उतनी अच्छी अपनी बॉडी की फंक्शनिंग प्रिपेयर होगी अपनी बॉडी कल के लिए। तो ये फ़र्क पड़ता है इसमें कि गहरी नींद हो, फिर REM, NREM, REM, NREM। लेकिन कई बार क्या होता है, थ्रू द इंटॉक्सिकेशन या फिर अपन कोई रात को काम कर रहे हैं तो अपनी ये REM स्लीप और NREM स्लीप की जो टाइमिंग है वो कम होती जाती है, तो इससे अफेक्ट पड़ता है स्लीप पे बहुत। सर थोड़ा एलेबोरेट करेंगे REM, NREM थोड़ा? NREM जब हम सोते हैं, ठीक है, इट्स कॉल्ड REM मीन्स रैपिड आई मूवमेंट, NREM मूवमेंट नॉन रैपिड आई मूवमेंट। यस, जब हम सो रहे होते हैं तो वेव्स होती हैं, अपने ब्रेन हर टाइम अपना ब्रेन कुछ वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कुछ सर्टन फ्रीक्वेंसीज में वो काम करती है। अभी हम अवेक हैं तो वो फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है। ज़्यादा तौर पे हम देखें तो नाम भी नहीं जाने बीटा थीटा क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी डाउन होने लगती है।
तो हम थोड़ा लेथार्जिक ड्राउजी फील करने लग जाते हैं। फ्रिक्वेंसी वेरी हाई तो हम अपने अपने एक्टिव अलर्ट होने लग जाते हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी ब्रेन की डाउन जाती है, देन गोज़ अप देन डाउन। ये बस फ्रिक्वेंसीज का खेल है ओनली। NREM स्लीप में फ्रिक्वेंसी बिल्कुल नीचे के लेवल पे जाती है, बिल्कुल रिलैक्स इंसान हो जाता है, देन गो बैक टू। अलग अलग एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे NREM के अंदर हम देखें तो मोटर एक्टिविटी जो रहती है बॉडी की थोड़ी एक्टिव होता है, बट आइज़ का जो मूवमेंट है वो नहीं रहता। बट रैपिड आई मूवमेंट इन REM स्लीप में रहता है, बट बॉडी के मूवमेंट नहीं रहते हैं। तो ये है, स्लिप में आई मूवमेंट हो रहा है, यस रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। जो जनरली जो हम फील करते हैं कि हमें सपने आ रहे होते हैं नींद में, तब इधर उधर भाग रहा से रहती है। कभी कभार नींद के बाद थोड़ी थकान भी होती है, या फिर एक फीलिंग होती है कि यार अभी कुछ एक सॉर्ट ऑफ मेमोरी रह जाती है हमारे ब्रेन में जब हम उठते हैं। तो वो किस पार्ट का होता है? हम उठते सपने आ रहे हैं, ये क्या गहरी नींद के इंडिकेशन से सपने आना क्या अच्छे हैं, या फिर ये आपकी बैड मेंटल हेल्थ को बता रहे हैं? क्या व्हाट एक्चुअली ये सब है क्या सपने? ड्रीम एनालिसिस एक अलग है, साइकोलॉजी में अपन देखें हाँ, तो ड्रीम एनालिसिस भी है। आपको सपने वही आते हैं ज़्यादातर, जितना मैंने महसूस किया है कि जिन चीज़ों से अपन ज़्यादा कंसर्न है, अपने दिमाग में जो चीज़ चली जा रही है बार बार, वो सपने आते हैं। और पर एक गहरी नींद का लक्षण ये है कि उसमें सपने सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, एवरीथिंग। सपने भी आपके एक लेवल पे ख़त्म हो जाते हैं, वो एक गहरी नींद है, बहुत गहरी। और उसके बाद हम बेटर फील करेंगे, उसके बाद बेटर फील करेंगे। सपने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कम गहरी नींद है आपको। सुपर सपने भी वही आ रहे हैं जो आपने डेली लाइफ में जो कर रहे हो, कोई काम अधूरा है, कुछ करना था मन में, या पुराने में कुछ हैपन हुआ है, अच्छा, वो सब चीज़ें सपने में एनालिसिस हो सकते हैं। ठीक है। मतलब आप अगर पूरे सेटिस्फेक्शन से नहीं सोए हैं तो वो फील हो सकता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? स्लीप के लिए मैं बताऊं आपको, स्लीप हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है। स्लीप हाइजीन, यस, लोगों ने सुना नहीं होगा स्लीप हाइजीन। पहली बार सुना है टर्म। स्लीप हाइजीन, अपने हाथों को धोते हैं अपन, खाना खाने से पहले हाइजीन रखते हैं, अच्छा कपड़े पहनते हैं, बट स्लीप हाइजीन सिर को धो के सोना नहीं, ऐसा तो नहीं है। धो सकते हैं आप, वार्म वाटर से नहा सकते हैं उस समय, अच्छा, ज़्यादा कोल्ड वाटर से ना नहाएं। हाँ। और जैसे कि सूरज जब ढलता है तो उसके बाद आप अपनी लाइट्स हैं वो कम कर दें, हो सके तो लैंप जला सकते हो आप। और मोबाइल का स्क्रॉलिंग जो करता है उसमें ब्लू लाइट ज़्यादा अफेक्ट करती है हमें, ब्लू लाइट, वो हमें बंद कर, स्क्रीन टाइम हमें 0 कर देना चाहिए। लैंप्स की लाइट बिल्कुल लो कर देनी चाहिए सोने से पहले। और कुछ ऐसी एक्टिविटी जो हमें स्लीप को इंड्यूस करे, शायद पढ़ना, कई लोगों को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, तो वो भी कर सकते हो आप, जो आपको इंड्यूस करे। प्रॉपर बेड आप अपना अच्छा जमाएं, पूरी तैयारी के साथ सोएं, ये स्लीप हाइजीन में आ जाता है अभी। अच्छा, यानी कंटेमिनेटेड नहीं करना आपके ब्रेन को सोने से पहले, कुछ भी स्क्रॉलिंग लाइक मटेरियल डाल के। साइकोलॉजिकल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, ब्रेन का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्यार से सोना, एकदम फूल की तरह। जो हिंदू माइथोलॉजी में पहले एक ट्रेंड था सूर्योदय से पहले उठना, क्या उसका भी लाइट से कहीं रिलेशन है? बिल्कुल, कि आपकी अच्छी हेल्थ के लिए वो ज़रूरी है? सीधा सीधा अगर रॉ फॉर्म में देखूं, बिल्कुल ऊपरी तौर पे, हाँ। तो कुछ बॉडी को कुछ घंटे हमें अच्छी सी सनलाइट में रखना है, लाइट में रखना है, भले ही इनडायरेक्ट लाइट में, और कुछ घंटे कंप्लीट डार्कनेस में रखना है। ठीक है, दिस इज़ द परफेक्ट रॉ फॉर्मूला। 8 से 10 घंटे अपने प्रॉपर डार्कनेस में, 8 से 10 घंटे प्रॉपर लाइट में। मुझे जैसे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था कि प्लांट्स को भी ये टाइम रिक्वायर्ड होता है, डे लाइट और नाइट ज़रूरी होता है। अगर डे लाइट भी ज़्यादा शिफ्टिंग हो जाती है तो उसकी ढंग से फ्रूटिंग नहीं होती, फ्लावरिंग नहीं होती। सिमिलरली वो कॉन्सेप्ट ह्यूमन बॉडी पे अप्लाइड है। बिल्कुल,